स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं आप तो परेशान मत होइए, फर्स्ट ईयर की भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑलरेडी अपलोड है और उसका मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, प्लस सेकेंड ईयर की भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज चल रहे हैं कि सर हम तो आपने सेकेंड ईयर का नहीं कराया, फर्स्ट मतलब सेकेंड ईयर करा रहे हो, फर्स्ट ईयर का नहीं कराया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या था कि पीछे की चीज़ें चलती रहेंगी। अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। आप सिंपली ग्लोबल आईटी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में। ठीक है, अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के जैसे सेकेंड ईयर चल रहा है तो इसमें भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर फर्स्ट ईयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कराया जा चुका है। ठीक है, उसको कैसे देखना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, चैनल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, ऑलरेडी इसमें 54 वीडियोज़ हैं। ठीक है, और 54 में जो अभी फ़िलहाल की आप देख रहे हो यहाँ पे पार्ट 23 लिखा हुआ है ना, तो 23 वीडियोज़ हैं। आप 23 वीडियोज़ को अच्छे से आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपकी टेंशन ख़त्म फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसी तरह से आपकी बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में 32 वीडियोज़ हैं। ये वीडियोज़ आप देख लीजिए, हिंदी में है, मज़े से एक बार देख लोगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएगा। बढ़िया मतलब बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। और फिलहाल सेकेंड ईयर की तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी प्लेलिस्ट, क्योंकि सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट अभी हाल फिलहाल में बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की है। इस प्लेलिस्ट में अभी 6 वीडियो हैं, कंटिन्यू ऐड होती जा रही हैं, तो यहाँ पे संख्या बढ़ती रहेगी। तो चलिए, तो ये काम की वीडियो हो गई आपके उसके जैसे कैसे देखना है आपको। और बात करूँ तो कोई भी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो स्पेशली आपको ज़रूर कहता हूँ कि यार जो है ना, इसका PDF ज़रूर डाउनलोड किया करिए। जैसे आप पढ़ लेते हो तो PDF से आपको एक रिवीजन का अच्छा मौका मिलता है, और PDF हम लोग छोटा छोटा देते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का। तो इसलिए देते हैं कि अगर आपके पास इकट्ठा 500, 400, 600 क्वेश्चन हो जाएगा तो 500 क्वेश्चन रख के करोगे क्या आप? ABCD रख के क्या करोगे? और कुछ लोग कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ये इतना समय नहीं है पढ़ने का। तो भाई आप ऐसा करो, PDF डाउनलोड कर लो, भारत स्किल्स, निम्मी वगैरह के यहाँ वहाँ के जितने भी PDFs हैं डाउनलोड कर लो और जल्दी देख लो। ABCD देख लो, 5 मिनट में देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, क्योंकि अब ये टीचर से नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन खोला इसका बेटा B होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इसका बेटा C होगा। तो जब बेटा B होगा, बेटा C होगा ही कहना है, तो ये तो आप अपने किताब में से देख लीजिए, PDF में से देख लीजिए, इस टीचर की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट्स आप लोग मत कीजिए। जनरली जो ये है कि फास्ट पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। पार्ट 4 आपको इसके पहले मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और लगातार क्वेश्चंस चल रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जो कि सभी बच्चों को आसानी होगी समझने में। प्लस ये सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स के लिए है, जो सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, जो भी 2 वर्ष इंजीनियरिंग ट्रेड है सब में ये पूछा जाएगा। और ये जो सिलेबस है, ये जो निम्मी ने अपना वर्कबुक तैयार किया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियली उसके क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस कोई अपनी तरफ से नहीं है, मैंने कुछ वेबसाइट्स वगैरह पर कुछ बच्चों ने मुझे शेयर किया था लिंक। उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, वेबसाइट पर नाम लिख दिया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर और क्वेश्चंस उसमें रख दिए हैं फर्स्ट ईयर के। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा लोगे। तो इसलिए आप जब पढ़िए तो आप सिलेबस मिला लीजिए और उसको ऑथेंटिक रूप से पढ़िए, सही चीज़ पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ऐसा समय नहीं है कि आप फालतू चीज़ें आप पढ़ो, उसके बाद फिर आपको बाद में सही पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे देयर आर सेवरल एप्स दैट कैन बी यूज्ड, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अब यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन के लिए। आपको पता होगा गूगल में हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट एक ऐप भी होता है, प्लस इसको नॉर्मली आप क्रोम में भी खोल सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट से हम क्या कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, जापानीज में कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज कन्वर्जन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यही बात हो रही है कि कुछ ऐप्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसके लिए कर सकते हैं? बोली जाने वाली भाषा में कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं तो अभी कोई ऐसा ऐप नहीं है कि हम भोजपुरी बोलते हुए जो है उसको ट्रांसलेट कर दे हिंदी में। ठीक है, अभी इस लेवल का नहीं है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेज हैं
वही अभी पॉसिबल है, ठीक है। और अगर हम लिख देते हैं तो लिखते समय हम लोग बहुत सी गलतियां या उल्टा सीधा कर देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो ऐसे में अभी जो भी ऐप्स वगैरह नॉर्मली अवेलेबल हैं वो ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि आपने देखा है, मतलब ये स्कैनिंग ज़रूर हो जाती है कि कोई पेज लिखा हुआ हिंदी में, ऐप्स हैं उनको आप स्कैन करोगे तो वो पूरा जो हिंदी में लिखा हुआ है वो टाइप किया हुआ आपके मोबाइल में आ जाएगा, वो भी थोड़ी बहुत एरर के साथ आता है। तो ये मतलब सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ हो उसको हम चाहें कि ऐसे स्कैन करें और वो ट्रांसलेट हो जाए हिंदी में, तो शायद अभी ऐसा कुछ है नहीं, या होगा भी कुछ ऐप तो अभी फ़िलहाल इनके सिलेबस या इनके आंसर में ऐसा नहीं है। इनके आंसर में ऐसा ही है, अभी फ़िलहाल आंसर ये बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन के लिए ऐप्स हैं, कई ऐसी ऐप आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पे मुझे डाउट हो रहा है, फिर भी जो इनके आंसर की है उसको कुछ अपने लेवल पर भी आप लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये कह रहे हैं हम अलग अलग भाषाओं को समझने के लोगों की मदद कर सकते हैं। हाउ वी कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम किस प्रकार से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज समझने में, ठीक है। अब आंसर्स देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अपने मोबाइल में हम लोग जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने वाला जो ऐप होता है उसको अनेबल कर लें, चालू कर लें, ऑन कर लें, उससे हम मदद कर सकते हैं। या फिर अब हम क्या करें कि एक अपने यहाँ एक ट्रांसलेटर नौकरी पर रख लें, ठीक है। ट्रांसलेटर नौकरी पर रख लें कि भाई तुम ऐसा करना, तुम चाइनीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करने वाला एक रख लेते हैं, एक जर्मनी को हिंदी में कन्वर्ट करने वाला रख लेते हैं, या फिर तीसरा दे रखा है कि अन्य भाषाओं को समझना ही बेकार है, ठीक है, इग्नोर करना चाहिए, मतलब समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समय की बर्बादी है। तो ये सब जो है गलत है। आपको क्या होगा कि मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, और एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा कि जो भी कोई जिस लैंग्वेज में बोलेगा, आपने देखा होगा आजकल कि गूगल सब समझता है, गूगल सब करता है, काफ़ी ऐड वगैरह भी आते हैं, गूगल से पूछो, ठीक है। तो ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि सामने आप वो ऐप अगर ऑन कर देते हो तो सामने वाला अगर जापानीज़ में बोलता है और यहाँ पे सेलेक्ट आप हिंदी करते हो तो जापानी को हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बोल के वो ऐप सुनाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या सही रहेगा, ऐसे में इसका आंसर कैसे सही होगा, ये सही होगा कि भाई हम कैसे मदद कर सकते हैं अलग अलग लोगों की लैंग्वेज समझने या समझाने में। तो ये मोबाइल ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम डॉक्यूमेंट्स दैट आर टू बी ट्रांसलेटेड इंक्लूडेड, ठीक है। कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, अक्सर हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वेबसाइट भी, कई बार आपको पता है कि वेबसाइट हम देखते हैं कि यार वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, ठीक है। वेबसाइट पर एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, अगर वेबसाइट इंग्लिश में है, आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या करता है वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। या फिर मार्केटिंग वगैरह के कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, मैनुअल्स हैं, वो इंग्लिश में है। अगर कोई गाड़ी का मैनुअल है, हमें मान लीजिए कार खरीदना है, पूरा इंग्लिश में 4 पेज का उसका मैनुअल है, सारी डिटेल्स, इंजन, कैपेसिटी, पावर, ये सब चीज़ें इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी कि ये ट्रांसलेशन हो इसका, तो हम आसानी से समझ पाएंगे। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारी ITI की बुक हो, ठीक है। ITI की बुक है और ITI की बुक को ही हम ट्रेनिंग मैनुअल बोल सकते हैं, और ट्रेनिंग मैनुअल है अगर, और जैसे स्किल डेवलप भारत स्किल्स वगैरह के हैं जो कि इंग्लिश में हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है ना कि इस इंग्लिश को हम क्या करें, ट्रांसलेट कर लें हिंदी में, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए, क्योंकि आपको पता होगा कि सब कुछ वहाँ पर हिंदी में उपलब्ध अभी नहीं है। तो इसलिए ऐसे में देखा जाए तो इन तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, किसकी, ट्रांसलेशन की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सम लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप दैट कैन बी यूज्ड। कह रहे हैं कि कुछ भाषा को अनुवाद करने वाले, मतलब हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को जर्मनी में, जर्मनी को अमेरिकन में, इस तरह से बदलने वाले ऐप्स हैं, उनका नाम दिया हुआ है। तो कौन कौन से ऐप्स हैं, तो गूगल ट्रांसलेट तो सब लोग जानते हैं, उसके अलावा ये आई ट्रांसलेट है, इसको भी जान लीजिए आप लोग, और ये जीबीगो और वोर्क, ठीक है, जीबीगो और वोर्क या वोर्केल जो भी लिखा हुआ है, वोर्क आप पढ़ सकते हैं।
तो वर्क है नहीं, वर्के ही होगा, सी पहले आ रहा है, तो ये भी है। ये जितने भी ऐप्स हैं इनका नाम याद रख लीजिए। ये तीनों क्या होता है, ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। पता नहीं लैंग्वेज की स्पेलिंग में भूल गया, ठीक है, शायद यही होना चाहिए। तो जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की बात करें तो ट्रांसलेशन में ये सब ऐप्स यूज होती है, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, डी सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 75 सम फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कह रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भाषा मतलब लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लॉ की अगर किताबें बात की जाए, अगर लॉ की किताबें इंग्लिश में लिखी हुई हों, ठीक है, या फिर उसमें लिखा रहता है कि धारा 113, ठीक है, धारा 113, तो धारा 113 को ट्रांसलेट करे कोई बताए तब ना कि धारा 113 क्या होती है, या इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कोई समझाए। तो इसी तरह से जो ये फिलहाल जो आंसर की थी, आंसर की में तो इन्होंने बोला है कि आंसर इसका ए सही होगा कि सिर्फ लॉ में ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसका आंसर जो है डी सही होगा, कि कोई भी सेक्टर हो लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग में भी पड़ेगी, हेल्थ केयर वगैरह में भी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में है उसको बदलना है तो वहाँ पर तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है। हालांकि जो सेट है जहाँ से मुझे ये आंसर वगैरह मिले थे उसके अकॉर्डिंग आंसर ए सही दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कुछ स्टैंडर्ड मतलब अलग ही है थोड़ा सा। सपोज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप इन जर्मनी, उसके बाद इन अ बिग कंपनी यू विल। ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको अप्रेंटिस का, मान लेते हैं इंटर्नशिप मतलब मान लीजिए अप्रेंटिस का मौका मिलता है जर्मनी में, ठीक है, आपको जर्मनी जाकर अप्रेंटिस करने का एक बड़ा मौका मिलता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जर्मनी की लैंग्वेज तो आपको आएगी नहीं, आप तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते होंगे, दो लैंग्वेज है जो आप जानते होंगे बेसिकली, इंडिया से हैं तो, ठीक है, या फिर आप अलग अन्य प्रदेश से हैं तो हिंदी की जगह हो सकता हो आपकी लोकल लैंग्वेज अलग होगी। तो उसके अलावा लेकिन जर्मनी में तो भारत की लैंग्वेज नहीं बोली जा रही होगी ना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिए आपके आंसर्स दिए हुए हैं अलग अलग, देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने किया है कि आप क्या करोगे, एक्सप्लोर द वे टू लर्न जर्मन, जर्मन सीखने के अलग अलग रास्ते मतलब तलाशोगे कि यार किस प्रकार से मैं जर्मन सीखूं, ठीक है, पहला ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि बेसिक्स जो है जर्मन के, मतलब जो जर्मन की मूल बातें हैं, जो बेसिक्स हैं वहाँ की, वो सीखने की कोशिश करोगे। तीसरा कह रहे हैं कि जर्मन सीखने और लिखने वाले, अनुवाद करने वाले ऐप्स का प्रयोग करेंगे। और चौथा कह रहे हैं ये सभी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। हालांकि इनके अकॉर्डिंग तो आंसर था दूसरा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि अगर मैं जर्मनी में जाऊंगा तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं जर्मन के लोगों के बीच वहाँ पे घूमूं और पता करूं, या वहाँ पे मैं सर्च करूं, अब पहले वहाँ पहुँच जाऊं और फिर मैं सर्च करूं कि यार अब मैं जर्मन कैसे सीखूं, इसका कोई रास्ता निकले। तो ऐसा तो मैं करूँगा नहीं, और ना ही जर्मन के लोगों के बीच जाके बेसिक वहाँ से उनका जर्मनी का जो बेसिक ग्रामर होगा उतना पढ़ने पर मेरे पास इतना समय होगा या वो करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसलेशन का राइटिंग और स्पीकिंग, बोलने वाला और लिखने वाला जो ट्रांसलेशन का ऐप होगा उसको इंस्टॉल कर लूँगा और उससे कोशिश करूँगा कि मैं जर्मन को सीख पाऊँ, क्योंकि मैं तो वहाँ इंटर्नशिप करने गया हूँ अचानक से। तो ऐसे में मुझे ऐप हेल्प करेगी, और ये क्वेश्चंस जो है आईटी के हैं, इसलिए इस बेसिस पे इसका आंसर सी सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 76 का कि अगर आपको जर्मनी में जॉब मिलती है तो आप क्या करोगे, आप जर्मन बोलने वाले और जर्मन लिखने वाले जो ट्रांसलेशन ऐप है उसको आप यूज करोगे, जिससे आप जर्मन भाषा सीख सको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 77 टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जीपीएस सर्विसेज व्हेन वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं जनरली हम सब लोग यूज करते हैं आजकल कि कहीं जाना होता है तो गूगल पे वो जो स्पॉट है जहाँ हमें जाना है उसे सर्च कर लेते हैं, और जीपीएस हमारा ऑन रहता है, उसके बाद उसको डायरेक्शन नीचे आता है, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे जैसे चलते हैं एरो दिखाता रहता है, इधर उधर रास्ते बताता है, कहता है 600 मीटर से दाहिने मुड़िए बाएँ मुड़िए। वही बात कर रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं,
ठीक है। तो अब वॉइस ओवर उसको नहीं कहेंगे, आवाज़ देने वाली तो कोई बात नहीं है। वॉइस ओवर मतलब ये होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि कोई साउथ की मूवी है, उसमें एक्टर अपना एक्टिंग किया है लेकिन उसको हिंदी बोलने नहीं आती, तो कोई वॉइस ओवर कर देता है, कोई जो हिंदी जानने वाला है तो ट्रांसलेट कर देता है। एक्टिंग तो कोई और कर रहा होता है लेकिन उसके पीछे जो उसकी आवाज़ है किसी और की होती है, तो ऐसी चीज़ को वॉइस ओवर बोला जाता है, ठीक है। और वॉइस मेकर मतलब आवाज़ बनाने वाला, तो इसका भी यहाँ पर कोई गूगल मैप से कोई नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ, वॉइस असिस्टेंट जरूर है, वॉइस असिस्टेंट इसका सही आंसर होगा, आंसर सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप ऑन करते हो, अगर उसमें वॉइस असिस्टेंट ऑन कर देते हो गूगल में, उसमें ऑप्शन होता है उसको बंद करने का, चालू करने का। अगर वॉइस असिस्टेंट ऑन है तो उस केस में क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो वो बोलता है आपका, कोई जैसे आपको 200 मीटर बाद में टर्न है राइट या लेफ्ट में, तो पहले ही बोल देगा कि 200 मीटर बाद आप दाहिने मुड़े, ठीक है। या इंग्लिश या हिंदी, वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, जैसा सेलेक्ट करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको वॉइस असिस्टेंट कहते हैं, कि आवाज़ के रूप में वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है गूगल मैप, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे उम्मीद भी है कि आईटी के साथ इधर के सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस थे। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है, मैंने अभी फिलहाल देखा नहीं पीडीएफ में। सम एप्लीकेशंस डिवाइसेस दैट वर्क बाय रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन वॉइसेज। कह रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशन या कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जो हमारी भाषा यानी हमारी आवाज़ को समझकर काम करती हैं। आजकल आप लोगों ने टीवी वगैरह पर ऐड देखा होगा, हो सकता हो आप में से कुछ लोग सिटी बैकग्राउंड से हैं तो यूज़ भी कर रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अमेजन वगैरह का वो छोटा सा बॉक्स आता है अमेजन का, या गूगल का एलेक्सा वगैरह करके आता है ना, कहते हैं उसमें बोलता है सामने वाला कि एलेक्सा प्ले म्यूजिक, तो उसको क्या करता है, वो गाने बजाने लगेगा। या उसमें मतलब हमारी आवाज़ को पहचान के वो काम करता है। आप कहोगे कि ये गाने बजाओ या कोई शायरी सुनाओ, ऐसे आप जब बोलते हो तो वो करता है। वो जो छोटी सी डिवाइस है वो हमारी आवाज़ को समझता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, इंटेलिजेंस जो है जनरली दिमाग तो इंसान के पास ही होता है, ब्रेन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिमाग या ऐसा ब्रेन जो आर्टिफिशियल हो, जो इंसान द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आजकल जो है ये काफ़ी चीज़ें हमारे फ़ोन में या टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है। जो रोबोट वगैरह हैं इसी फंडे पर काम करते हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है जो कहीं न कहीं हमारी बातों को समझते हैं, ठीक है। जो हम बोलेंगे, जैसे आप गूगल का ही सिंपल अगर आप ऑन कर ले तो उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का भी होता है, जो हमारी आवाज़ को पहचानता है। तो आप बोलते हो ना गूगल पे डायरेक्टली, तो गूगल क्या करता है, जैसे टाइप करते हैं कुछ लोग, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे हम लोग तो ऐसे टाइप करने में मेहनत करते हैं, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो ऑन करके ऐसे बोल देते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उसमें टाइप हो जाता है अपने आप कि मैं घर जा रहा हूँ। तो ये क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। या फिर जो रोबोटिक्स हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके अलावा जो कार वगैरह में आजकल ये सब यूज हो रहा है, मतलब जितनी भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन है, जो इंसान की ज़रूरतों को समझ रहे हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और इसमें से बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं। तो सीरी नाम का भी एक डिवाइस है जो यही काम करता है, जो ये एलेक्सा करता है। एलेक्सा हम आप मैक्सिमम लोग सुने होंगे, और कोर्टोना भी है, कोर्टोना या कोर्टाना जो भी है, ये जो तीनों हैं ये तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली डिवाइसेज हैं। ये तीनों हमारी आपकी आवाज़ को समझते सुनते हैं और हमारे आदेशों को लेते हैं और उसके हिसाब से ये काम भी करके देते हैं आपको, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमने अपने जैसा ही दिमाग एक मशीन में डाल दिया। हाँ, आपने रोबोट मूवी देखा था ना, रोबोट मूवी देखा था। एक रजनीकांत, क्लीन करते हैं, एक रजनीकांत ये वाले थे, ठीक है भाई साहब, ओरिजिनल वाले, ठीक है, ओरिजिनल, और एक और रजनीकांत थे, सेम टू सेम थे, ठीक है। तो जब ये इनको क्या था, इन्होंने बोला था टीवी वाला सीन अगर आपको याद होगा, तो इन्होंने बोला था कि टीवी चालू करने के लिए बोला था, तो इन्होंने बोला कि टीवी खोल दो, ठीक है, टीवी खोल दो। तो इस रोबोट को समझ में आया कि टीवी खोल दो, तो इन्होंने पटक दिया और टीवी खुल गया, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये बनावटी हैं, ये तो पहले से समझदार हैं, भगवान ने इनके दिमाग दिया हुआ है, लेकिन इसको इंसान ने दिमाग दिया है, तो इंसान जो है भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। खैर ये पता नहीं, ये थोड़ा सा ऐसी बात होगी, लेकिन समझने के लिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बहुत बार हम लोग अपनी जो बात हम बोलते हैं
हम बोलते कुछ और है तो टाइप कुछ और कर देता है मोबाइल हमारा, क्योंकि वो उतना नहीं समझ पाता जितना हम बोलते हैं। ठीक है, कई शब्द ऐसे हैं जो टाइप ही नहीं कर पाता। तो ये जितने भी डिवाइसेज हैं ये सब क्या हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली हैं, जो हमारी आवाज़ को पहचानती हैं। ठीक है, ह्यूमन आवाज़ को पहचान के काम करती हैं। इसका मैंने आंसर आपको डी बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसलिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर। उसके बाद है 79, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस। देखिए वही बात आ गई, जब हम अपनी आवाज़ बोलकर, मतलब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और उससे चाह रहे हैं कि वो चीज़ टाइप हो जाए। जैसे मैंने बोला था ना कि जनरली हम लोग चैटिंग ऐसे करते हैं, कुछ लोग बोल बोल के टाइप करते हैं। तो ऐसे में फिर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब आवाज़ को पहचानने वाला फीचर। ये मोबाइल में भी होता है, मोबाइल फ़ोन में भी ये चीज़ होता है। ठीक है, और आजकल कार वगैरह में भी जो एडवांस कार वगैरह आ रही है उनमें भी आ रहा है। आजकल तो कार वगैरह काफ़ी एडवांस हो गई हैं। तो ये जो होता है ये क्या करता है, आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है और उसके हिसाब से जो है काम करता है। तो ये जो हम टाइप करते हैं वो किस तरह से कर पाते, वॉइस, अब ये गूगल की कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक है, और वॉइसिंग टेक्निक नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है या रिकॉग्निशन फीचर जो है वो क्या करता है, आपकी आवाज़ को पहचानता है और वही जो है आप जो बोलते हैं वो आपके मोबाइल या लैपटॉप या जहाँ पर भी ये सुविधा है वहाँ पर टाइप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 80, और टू टाइप योर बायोडाटा यूजिंग गूगल यू नीड टू। कह रहे हैं कि अगर आप गूगल का इस्तेमाल करके बायोडाटा बनाना चाहते हैं या रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल का इस्तेमाल करके अगर आप बायोडाटा या रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे। एक तो होता है जैसे कि आप खुद से बना रहे हो, MS वर्ड खोल लिया आपने, खुद से बना रहे हो। एक होता है कि पहले से आप गूगल वगैरह या कुछ एप्लीकेशंस की हेल्प ले लो, उसमें क्या होगा, पहले से बने बनाए फॉर्मेट वगैरह होंगे, आप जो चीज़ें बोलोगे वो ऐड हो जाएगा और समय भी कम लगेगा और बेहतर तरीके से बन पाएगा। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब इसमें देखिए अगर आप गूगल का यूज करेंगे तो आप क्या करोगे, बोलोगे, आप बोलोगे तो आपकी बोली हुई बात को वो टाइप करेगा। तो बोलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, माइक्रोफोन चाहिए होगा जो आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वॉइस टाइपिंग फीचर्स होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो आप बोलोगे वो बायोडाटा में आपके टाइप हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो बोलोगे तो आपकी बात को समझ के गूगल उसको टाइप करेगा और सुनेगा कैसे, वो माइक्रोफोन से सुनेगा जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी होता है। और वॉइस कमांड भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू जो है मतलब गूगल काम करेगा। जब आप बोलोगे आपके आदेश को लेगा, यानी ऐसे में क्या होगा कि अगर आप बायोडाटा गूगल के हेल्प से बनाना चाहते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा, 80 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब सर्च बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ऑनलाइन नौकरी खोजना पॉपुलर क्यों हुआ। ऑनलाइन नौकरी कब से लोग खोजने लगे, जब से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई। पहले तो लोग नहीं जाते थे, अब तो दुनिया भर की वेबसाइट है, naukri.com, सरकारी नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, दुनिया भर की नौकरी की वेबसाइट्स वगैरह हैं। इनको हम कैसे देख पाते हैं, कैसे संभव है, इंटरनेट की वजह से। ना इंटरनेट आता, ना ही हम लोग ऑनलाइन जो है नौकरी ढूंढते, ना ही कोई ऑनलाइन नौकरी देता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ही ऑनलाइन जो है नौकरी ढूंढना ये सब इतना लोकप्रिय हो गया है कि सब लोग घर बैठे ऑनलाइन देख लेते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी आई है, क्या है, और सब ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर बी। 82 देखते हैं। 82 कह रहा है एन ऑनलाइन रिज्यूमे इज डिजिटल वर्जन ऑफ। कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन रिज्यूम बना रहे हैं तो एक डिजिटल वर्जन है। ठीक है, डिजिटल संस्करण है। किसका डिजिटल संस्करण है, मतलब किसी चीज़ का डिजिटल रूप ही है ना। ऑनलाइन रिज्यूम अगर आप बना रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म हो गया। अगर आप प्रिंट आउट निकाल लिए तो वो आपका डिजिटल नहीं रहेगा। जैसे जब तक ये यहाँ पे PDF अंदर है, PDF है, अगर PDF है तो यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं, अगर ये PDF है तो ये क्या है, ये डिजिटल फॉर्मेट है आपका। ठीक है, और अगर आप यही प्रिंट आउट निकाल लेंगे
तो ये हार्डवेयर हो जाएगा, ये डिजिटल नहीं रहेगा, वो हार्ड कॉपी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ डिजिटल रूप है किसका, अगर बायोडाटा जनरली होता क्या, बायोडाटा में आपकी हिस्ट्री होती है, तो आपकी हिस्ट्री का वो इतिहास नहीं होता है कि आप ने बचपन में क्या किया, कबड्डी खेले कि बैट बॉल खेले, ये सब नहीं होता है। योर हिस्ट्री मतलब आप का एक्सपीरियंस क्या है पहले का, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मतलब और भी जो फादर्स नेम वगैरह, ये सब जो आपकी हिस्ट्री, ये सब आपके बायोडाटा में रहता है। बायोडाटा प्रिंटेड हो या डिजिटल हो, ये सब चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, जिससे कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं या पर जहाँ पर आप ये दे रहे हैं बायोडाटा, वो आपको कॉल कर सकें। उसके अलावा एजुकेशनल स्किल्स भी आप वहाँ पर जो है एजुकेशनल रिलेवेंट स्किल्स भी आप मेंशन करते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल रही है, तो आप उसमें मेंशन करोगे ना कि मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, मुझे MS ऑफिस का नॉलेज है, या हमें जो है एक्सेल आता है, या कुछ और आपको टैली आता है, जो कुछ भी आता है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम स्किल्स कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ही स्किल्स कहलाता है, तो वो आप मेंशन करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे एक बायोडाटा में होता है। अब बायोडाटा ऑनलाइन बना है तो डिजिटल है, ऑफलाइन बना है तो हार्ड कॉपी होती है, लेकिन बायोडाटा तो बायोडाटा ही रहेगा, इसलिए सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 83 कह रहे हैं कि एक बढ़िया रिज्यूम, एक प्रभावशाली रिज्यूम मतलब एक इम्प्रेसिव रिज्यूम कौन सा होता है, कौन सा रिज्यूम है जो इम्प्रेसिव होगा, मतलब अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आंसर्स कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है भाई, बायोडाटा तो ज़रूरी है ना। और ये कह रहे हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देता है। बायोडाटा हमारी प्रॉब्लम क्यों बढ़ाएगा। सबसे अच्छी बात है कि अगर हमारा बायोडाटा इम्प्रेसिव है और अच्छा है तो नौकरी मिलने की जो चांस है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि सबसे पहले कंपनी में हमारे जाने से पहले हमारा बायोडाटा उनके सामने होता है। हम मुंह खोलें इससे पहले हमारा बायोडाटा जो है हमारे बारे में बोल चुका होता है सामने वाले को। इसलिए जितना बेहतर बायोडाटा, रिज्यूम बायोडाटा मतलब थोड़ा उसमें ही नरम गरम डिफरेंस है, लेकिन बात वही हो गई। तो नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ती हैं जितना अच्छा आपका बायोडाटा होता है, ठीक है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आजकल भाई ऑनलाइन क्या नहीं होता है। ऑनलाइन PDF कन्वर्ट करना, ऑनलाइन फ़ोटो एडिट करना, ऑनलाइन बैकग्राउंड इमेज की हटा देना, सब कुछ ऑनलाइन होता है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है ना। तो ऐसे में ऑनलाइन आप बायोडाटा भी बना सकते हैं रिज्यूम मेकर के थ्रू, ठीक है। अब आप सर्च कीजिए, गूगल में जाइए ऑनलाइन रिज्यूम या बायोडाटा मेकर, तो वहाँ पर एक पहले से फॉर्मेट खुल जाएगा, उसमें सब आपको डेटा डालेंगे और आपका चकाचक तैयार हो जाएगा। और अपने से बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे तो सोचेंगे कौन कौन सा पॉइंट्स उसमें एंटर करूं, क्या ना करूं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो इसलिए आजकल ऑनलाइन तो सब कुछ होता है। तो यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन रिज्यूमे बनाने वाले मदद करते हैं। तो अगर वो सिस्टम मदद करता है तो किस प्रकार से मदद करता है, ठीक है। तो हमें एक अच्छा रिज्यूम, एक वेल इन्फॉर्म रिज्यूम मतलब एक अच्छा रिज्यूम बनाने में मदद करता है। ऐसा रिज्यूम जिसके अंदर हमारी सभी सूचनाएं अच्छी तरह से आ जाएं, ठीक है। जैसे हमारा एजुकेशन भी उसमें आ जाए, हमारा एक्सपीरियंस भी आ जाए, हमारी स्किल्स भी आ जाए, और हमारी बेसिक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाए, और सब अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से सही रूप में आ जाए। तो उसके लिए कौन मदद करता है, उसके लिए हमें ऑनलाइन रिज्यूम मेकर्स जो है हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। 85 है जनरेटिंग ऑनलाइन CV मतलब करिकुलम वीटे इसको कहते हैं, या वीएट कह लो, जो भी, ठीक है। ये भी क्या है, अब दो तीन चीज़ें आपको बार बार कई जगहों पर मिलेगी। एक मिलेगा बायोडाटा, ठीक है, एक मिलेगा रिज्यूमे, और आपका CV जिसको करिकुलम वीटे या वीएट कहते हैं, जो भी है, VITE ऐसे करके स्पेलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। लगभग इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पर CV से आप कंफ्यूज मत होइए, अभी बायोडाटा की बात हो रही है, समझ लीजिए। तो ऑनलाइन CV जनरेट करना उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, अब ये आपको यहाँ पर देखना है। इसमें बता रहा है कि ऑप्शंस आपके सामने है कि ये तेज होता है, मतलब ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि ये फ्री होता है। तीसरा अच्छी तरह से लिखा हुआ होता है। तो देखिए ऑनलाइन बनाने का यही फ़ायदा है कि सब कुछ आपको टाइप किया हुआ फॉर्मेट मिलेगा, फटाफट हो जाएगा और फ्री होता है और अच्छी तरह से लिखा गया होता है। यही चीज़ मैं पहले आपको बोल रहा था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ऑनलाइन बायोडाटा या CV रिज्यूमे बनाने में बेनिफिट क्या है, ये तीनों बेनिफिट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील्स विथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वही मैंने बोला ना कि अगर हम लोग किसी मशीन या किसी डिवाइस में अपना मतलब दिमाग, इंसानी दिमाग देने की कोशिश करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं एक तरह की, जो हमारी बातों को समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सके, भावना समझता तो नहीं अभी कोई, बातों को समझ सके और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे सके। जैसे हम कहें कि आप अच्छा जोक सुनाओ तो अच्छा जोक सुनाए, हम कहें अच्छा गाना सुनाओ तो अच्छा गाना सुनाए, हम कहें कि इस व्यक्ति के बारे में बताओ तो वो गूगल पे सर्च करके उस व्यक्ति के बारे में बताए। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो गूगल का ऐड सबसे ज़्यादा आता है, दिखाते हैं कि हेलो गूगल अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, या वो कैसे दाल चटनी कैसे बनाई, ये सब वगैरह वगैरह। तो वही सब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, किसके साथ डील करता है, या क्या मतलब है इसका। तो ये अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ये आपका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। एक स्मार्ट मशीन होती है जो कि सक्षम होती है परफॉर्म करने के लिए वो काम जो इंसान का दिमाग कहता है या करता है, ठीक है। जैसे हमारा देखिए, स्मार्ट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे इंसान के दिमाग के हिसाब से जो काम वो कहे, जो टास्क वो कहे, उसको परफॉर्म यानी कंप्लीट करने वाला जो सक्षम हो उसको कंप्लीट करने में, वैसी स्मार्ट मशीन को ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। नीचे देखें तो लिखा मानव बुद्धि के साथ कार्य करने में सक्षम मशीन, ठीक है। ऐसी स्मार्ट मशीन जो हमारे दिमाग के हिसाब से काम करे वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहलाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसा दिमाग जो बनाया गया हो। मतलब एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये, तो अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, इट हैज़ ब्रॉड चेंजेज इन इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, उसके बाद हैज़ ए मल्टीपल अप्रोचेज टू परफॉर्म टास्क विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए अभी इसके पहले भी यही चीज़ आया था, मानव बुद्धि के साथ कार्य करने के लिए कई दृष्टिकोण है। मतलब कि ये हर तरह से इंसान के साथ काम करने में सक्षम है, ठीक है। यानी ये वो चीज़ें टास्क, यानी वो टास्क परफॉर्म करेगा, कार्य करेगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इंसानी दिमाग उनसे करवाना चाहेगा, ठीक है। यानी इंसानी दिमाग को समझने वाली मशीनी दिमाग ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजफुल। ये किस प्रकार से यूजफुल है भाई, ये मतलब क्यों यूजफुल है, अब इसमें देखना पड़ेगा आपको। आपके सामने है यहाँ पर आंसर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला दिया हुआ ज्ञान निर्माण के लिए, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है वास्तविक समय संचालन, नॉलेज क्रिएशन के लिए। तीसरा दिया है रियल टाइम ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। इन सभी कामों में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है और उनके काम आता है, ठीक है। आंसर आपका डी सही होगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहाँ पर ये यूज ना होता है। वो एजुकेशन फील्ड की बात हो या फिर कहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कार वगैरह बन रही हैं, तो वहाँ रोबोट होते हैं, उनके सामने कार आती हैं, वो 2-4 पार्ट्स को ऐसे ऐसे कसते हैं, ढीला करते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो वो हमने उनको समझाया है कि आपको इतना करना है, तो वो उतना काम करके फिर उस कार को अगले वाले के पास देते हैं। अगला वाला उसमें क्या करता है, टायर लगाता है या रिम लगाता है, फिर कसता है, फिर आगे बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें
संभव हो पाई हैं तो किसकी वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो यानी ये सब चीज़ें पॉसिबल है जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीरी एलेक्सा को क्या कहा जाता है। अभी कुछ देर शुरू में ही आया था, सीरी एलेक्सा को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है कि नॉर्मल मशीन नहीं है, ये स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। स्मार्ट इसलिए हैं क्योंकि आप इनको बोलोगे एलेक्सा प्ले म्यूजिक, ठीक है, बोल के देखना आप, अगर आपके पास एलेक्सा डिवाइस हो तो अमेजन पर मिलता है। अगर आप बोलोगे एलेक्सा प्ले म्यूजिक तो एलेक्सा जो है म्यूजिक प्ले करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो स्मार्ट असिस्टेंट है आपका, ठीक है, आपका अच्छा सहायक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने पहले भी बता चुका है इन बातों को। नेक्स्ट है, और ये होपफुली इसका लास्ट भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रोन रोबोट स्पैम फिल्टर्स ईमेल सॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम यूट्यूब एग्जांपल्स ऑफ। अगर ये सब क्या है जो भी कह रहे हैं, अगर हम ड्रोन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, स्पैम फोल्डर होता है। स्पैम फोल्डर में क्या होता है कि कोई बेकार की जो ईमेल आती हैं वो आपकी इनबॉक्स में ना आके स्पैम में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये बताइए, आपका जीमेल है, ठीक है, आपके जीमेल के इनबॉक्स में एक मेल आ रही थी, लेकिन यहाँ पे गूगल का एक कोई इंटेलिजेंट मशीन बैठी थी, वो क्या कि इस आने वाली स्पैम यानी बेकार मेल को उसने क्या किया, कोई बेकार मेल आ रही थी तो पहले अगर सही मेल होगी, अच्छी या नॉर्मल काम की मेल होगी, तब तो ये इंटेलिजेंट जो गूगल का यहाँ बैठा हुआ है रोबोटिक्स मशीन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको इनबॉक्स में भेजेगा। लेकिन ये कई लोगों को, ढेर सारे लोगों को जंक या स्पैम कॉल आती हैं, जो फर्जी कॉल नहीं आती हैं, इस तरह से बार बार भेजी हुई ईमेल होगी तो उसको कहाँ भेज देता है, स्पैम में भेज देता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से संभव हो पाई हैं, ठीक है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाई हैं, ठीक है। आंसर इसका ए सही होगा 90 का, ठीक है, यही चीज़ है। अब जैसे आप उसमें भी देखो, YouTube पर भी होता है। अब YouTube पर देख लो, कई लोग होते हैं, जैसे आप में से तो बहुत लोग होते हैं, क्या करते हैं, अरे सर की वीडियो आई, फटाक से लाइक कर दिए, अरे वाह मज़ा आ गया। कुछ लोग होते हैं जल्दी से आते हैं, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सुंदर सुंदर दिल खुश करने वाले। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, ये ऐसे कमेंट करते हैं। अब उनको क्या करता है यूट्यूब, अपने आप ही, हमने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेट होते हैं, प्लस यूट्यूब पहले से ही उनको क्या करता है, उन कमेंट्स को हाइड कर देता है, ठीक है, उनको हाइड कर देता है। या फिर अगर आप वैसे कीवर्ड सेट किए रहोगे तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करेगा, और वो तो कमेंट करेंगे लेकिन वो कमेंट यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो इसके पीछे कौन काम करता है, तो इसके पीछे कमेंट करता है, इनके पीछे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल आज के इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में मैं दोबारा से आपको रिपीट करा दूं कि अगर आप भूल गए हैं तो इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। इस वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट हैं आपके काम के, आप सब लोग इसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी का नहीं, थ्योरी का है, या वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ये अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है। इनको डाउनलोड ज़रूर कीजिए, यही समय है अच्छी तैयारी का, ठीक है। ये समय क्या, हर समय ही अच्छी तैयारी का होता है, जब आप पढ़ रहे हो तभी अच्छा समय है, ठीक है। लोग कई बार मुहूर्त निकालते हैं, तो पढ़ाई के लिए कभी कोई मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। जब आपका मन करे शुरू हो जाना, शुरू करने की ही देरी है। अगर आप स्टार्ट करोगे तभी तो वो काम ख़त्म होगा, नहीं तो जब तक इसे स्टार्ट करोगे नहीं ना, तब तक कभी ज़िंदगी में वो काम ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्ट करना, और उसके बाद दूसरा काम ज़रूरी है आपका, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप डाउनलोड, रुक जाओ यार, देख लो वीडियो, बंद मत करो। मोबाइल का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज हैं। अगर आप सुविधाजनक है, अगर आप कैपेबल हैं, ज़रूरी नहीं है, फोर्स नहीं है, अगर आपको सक्षम है तो आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये आपको ज़्यादा मौके और ज़्यादा
आपको मौके देता है, मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह करने का और पढ़ने का, और कहीं की ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है, ना सिर्फ आपको इससे बेनिफिट होता है प्लस मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं और भी क्लासेज लेनी है तो आप पेड कोर्सेज भी जो हैं ग्लोबल IT की ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।